आज हमारी रहेगी दुनिया के अनाज बाजार की हर बड़ी हलचल पर, क्योंकि गेहूं, मक्का और तिलहन से लेकर ग्लोबल सप्लाई और एक्सपोर्ट तक सभी आपको चीजें बताएंगे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूक्रेनी अनाज से, क्योंकि वहां से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मोल्दोवा ने यूक्रेन के कार्गो ट्रांजिट को बढ़ावा देने के लिए रेल किराए में 50% की कटौती कर दी है। जी हां, लेकिन इस फैसले के बाद मोल्दोवा के किसान काफी चिंतित हैं। उन्हें डर लग रहा है कि यूक्रेन का सस्ता और बड़ा अनाज फ्लो अगर घरेलू बाजारों में पहुंच गया तो स्थानीय किसानों की कीमतों और बिक्री पर दबाव बढ़ सकता है। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। इस समय मोल्दोवा और यूक्रेन ने यूक्रेनी कार्गो के रेल ट्रांजिट पर फिलहाल 10 अगस्त से साल के अंत तक 50% कम शुल्क लागू किया है। मकसद है यूक्रेन के अनाज और दूसरे कृषि उत्पादों की आवाजाही को तेज करना। यूक्रेन इस रूट से करीब 60 लाख टन कार्गो भेजने की योजना बना रहा है, जिसमें से मोल्दोवा का करीब 10% हिस्सा हासिल करना मोल्दोवा इससे चाहता है। लेकिन मोल्दोवा के किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ट्रांजिट के नाम पर आने वाला यूक्रेनी गेहूं और तिलहन कहीं घरेलू बाजार में ना पहुंच जाए, और अगर ऐसा होता है तो स्थानीय सप्लाई बढ़ सकती है और अनाज की कीमतों पर इससे दबाव बन सकता है। फिलहाल किसानों ने सरकार से ट्रांजिट व्यवस्था में पारदर्शी निगरानी और यूक्रेनी अनाज के आयात नियमों पर स्पष्ट जवाब मांगा है। यानी यूक्रेन के लिए ये सस्ता एक्सपोर्ट रूट, लेकिन मोल्दोवा के किसानों के लिए बढ़ता कंपटीशन एक चिंता का कारण बनता दिखाई दे रहा है। अब मोल्दोवा के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं ब्लैक सी की तरफ, जहां यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते हमलों ने दुनिया के अनाज बाजारों की चिंता को बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने एक तीसरी पक्ष के जरिए रूस को ब्लैक सी में नागरिक ठिकानों पर आपसी हमले रोकने का प्रस्ताव भेज दिया है। फिलहाल कीव को मॉस्को के जवाब का इंतजार है। इस प्रस्ताव की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैक सी से गेहूं और दूसरे अनाज का बड़ा हिस्सा दुनिया के बाजारों तक जाता है। बंदरगाहों और जहाजों पर हमले बढ़ने से रूस और यूक्रेन दोनों के एक्सपोर्ट पर फिलहाल सीधा असर पड़ रहा है। और रूस की स्थिति अगर देखें तो जुलाई में प्रमुख अनाज का एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 37.5% से ज्यादा लुढ़क कर 20,30,000 टन रह गया। गेहूं का एक्सपोर्ट भी 17.5% से ज्यादा गिरा है, जबकि मक्का और जौ के शिपमेंट में इससे भी तेज गिरावट आई है। और अब नोवोरोसिस्क के बंदरगाह पर हुए हमलों ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। कई बड़े ग्रेन टर्मिनल प्रभावित होने से ब्लैक सी के जरिए रूसी अनाज की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी दबाव में है। अगस्त में यूक्रेन के अनाज एक्सपोर्ट में पिछले साल की तुलना में करीब 76% की गिरावट बताई गई है। डैन्यूब और रेल जैसे वैकल्पिक रास्ते अभी फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी समुद्री रास्ते की कमी को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि बाजार का बड़ा असर अब यही है कि अगर ब्लैक सी में हमले जारी रहते हैं और रूस यूक्रेन से अनाज की सप्लाई लंबे समय तक इसी तरह से रही तो ग्लोबल गेहूं बाजार में सप्लाई का रिस्क आगे चलकर बढ़ सकता है। फिलहाल बाजार में दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ नई फसल की सप्लाई कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक सी एक्सपोर्ट में रुकावट आगे चल के कीमतों के लिए तेजी का एक बड़ा ट्रिगर भी बन सकती है। खासकर उन देशों के लिए रिस्क ज्यादा है जो रूस और यूक्रेन से गेहूं और दूसरे अनाज की खरीद पर निर्भर रहते हैं। अगर खरीदारों को सप्लाई की चिंता बढ़ती है तो वो पहले से खरीदारी शुरू कर सकते हैं और यूरोप जैसे वैकल्पिक सप्लायर्स की तरफ उनका रुख बढ़ सकता है। यानी अभी सवाल सिर्फ रूस और यूक्रेन के एक्सपोर्ट का नहीं है यहाँ पर ब्लैक सी में बढ़ता तनाव, बल्कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के गेहूं बाजार की दिशा को तय कर सकता है। चलिए अब गेहूं के बाद रुक कर लेते हैं चीनी के बाजारों की तरफ, जहां बढ़ती कीमतों ने सरकार और शुगर इंडस्ट्री दोनों की चिंताओं को इस समय बढ़ा दिया है। सवाल सीधा है, क्या देश में चीनी का स्टॉक उम्मीद से ज्यादा तेजी से घट गया? क्योंकि चीनी इंडस्ट्री के जो चीनी के उद्योग संगठन है NFCSF ने सरकार से मौजूदा चीनी स्टॉक का आधिकारिक आंकड़ा जल्द जारी करने की डिमांड की है। संगठन ने कहा है कि करीब 15 दिन के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वास्तविक स्टॉक की तस्वीर सामने आनी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता 30 सितंबर को सीजन खत्म होने के समय के स्टॉक को लेकर आ रही है। अनुमान है कि उस वक्त देश में करीब 35 लाख टन चीनी बच सकती है, और अगर ये अनुमान सही रहते हैं तो अक्टूबर-नवंबर की शुरुआती डिमांड को लेकर बाजार में चिंताएं और गहरा सकती हैं।
इसी बीच कीमतों में भी तेज हलचल देखने को मिली। थोक बाजार में चीनी का भाव करीब 48 रुपए से घटकर 46 रुपए किलो आ गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में अभी भी खुदरा कीमतें 55 से 56 रुपए किलो तक पहुंचने की खबर है। एनएफसीएसएफ के अनुसार कीमतों में तेजी के पीछे सिर्फ स्टॉक की चिंता नहीं है, बल्कि तय कोटे से ज्यादा बिक्री यानी ओवर सेलिंग, क्योंकि बाजार में कमी की धारणा बन चुकी है और अगली फसल पर सुपर एल नीनो के संभावित असर ने भी फिलहाल सेंटीमेंट को काफी मजबूत कर रखा है। सरकार पहले ही चीनी स्टॉक पर कंट्रोल के लिए कदम उठा चुकी है। 28 जुलाई को स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, जिसके तहत 30 नवंबर तक कारोबारी एक समय में अधिकतम 400 टन चीनी रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा इंतजार है सरकार के आधिकारिक स्टॉक के आंकड़े का। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अगले हफ्ते ये आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है। अगर वास्तविक स्टॉक अनुमान से कम निकलता है तो बाजार में तेजी की चिंताएं और बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर स्टॉक पर्याप्त पाया गया तो मौजूदा कीमतों में आई तेजी को ब्रेक लग सकती है। अब अनाज बाजार से बढ़ते हैं खेती की लागत की तरफ, क्योंकि खेती की लागत से जुड़ी एक अहम खबर की बात करते हैं, जहां भारत के लिए यूरिया खरीद में बड़ी राहत के संकेत मिल रहे हैं। भारत को इस बार यूरिया खरीद के लिए जून के मुकाबले करीब 12% सस्ते ऑफर मिले हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में यूरिया की सप्लाई बढ़ती दिखाई दे रही है और युद्ध के दौरान बनी सप्लाई की जो टेंशनें थी वो अब कम होती दिखाई दे रही हैं। सरकारी कंपनी आरसीएफ ने पश्चिमी तट के लिए 10 लाख टन यूरिया खरीदने का टेंडर जारी किया था। इसके मुकाबले करीब 31 लाख टन के ऑफर मिले और कीमतें $393.65 से $435 प्रति टन के बीच रही। पूर्वी तट के लिए 7 लाख टन की जरूरत थी, जबकि करीब 24 लाख टन यूरिया के ऑफर मिले। यहां भी कीमतें $390.25 से $435.50 प्रति टन के बीच रही, यानी जरूरत के मुकाबले ऑफर काफी ज्यादा आ रहे हैं। और यही बात है कि ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट के लिए फिलहाल राहत है। इसका असर अब कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अप्रैल में भारत ने यूरिया के लिए अधिकतम करीब 91,500 रुपए प्रति टन तक भुगतान किया था। युद्ध के बाद सप्लाई बाधित होने से कीमतें काफी ऊपर चली गई थी, लेकिन अब सप्लाई बढ़ने और मांग कमजोर पड़ने से बाजारों में कुछ नरमी आ गई है। हालांकि हॉर्मुज को लेकर अनसर्टेनिटी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर इस महत्वपूर्ण रूट पर फिर से सप्लाई को लेकर कोई रिस्क बढ़ता है तो यूरिया और दूसरे खादों की कीमतों पर दोबारा दबाव बन सकता है। दूसरी तरफ भारत में जुलाई के दौरान खाद की बिक्री में भी कमी देखने को मिली और कुल खाद की बिक्री 13% गिर गई और 70,44,000 टन पर आ गई। दरअसल यूरिया की बिक्री करीब 9% घटी और 49,28,000 टन रह गई। यानी कि एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट्स में यूरिया सस्ता मिल रहा है तो दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर खाद की बिक्री कम हुई है। अब बाजार के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सस्ते यूरिया की ये राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव दोबारा खाद की कीमतों को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन एग्री कमोडिटी बाजार में जहां एक तरफ फर्टिलाइजर की कीमतों में नरमी दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑयलसीड मार्केट से डिमांड का एक मजबूत संकेत सामने आया है। यूएसडीए ने दक्षिण पूर्व एशिया में सरसों मील की खपत के अनुमान में बड़ा इजाफा कर दिया है और सबसे बड़ा बदलाव वियतनाम और इंडोनेशिया के आंकड़ों में देखने को मिला। वियतनाम के लिए 2025-26 सीजन में सरसों मील यानी सरसों खल की खपत का अनुमान 3,04,000 टन से बढ़कर 4,44,000 टन पहुंच गया है। यानी कि सिर्फ एक महीने में अनुमान जो है वो 46% बढ़ गया और 2026-27 की तस्वीर तो इससे भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अगले सीजन के लिए वियतनाम की अगर खपत की बात करें तो खपत का अनुमान 2,55,000 टन से बढ़कर 4,25,000 टन आंका गया है। यानी कि जुलाई के अनुमान के मुकाबले करीब 67% की बहुत बड़ी बढ़ोतरी। अब इंडोनेशिया की बात करते हैं तो यहां पर यूएसडीए का बदलाव और भी बड़ा देखने को मिला। 2025-26 के लिए सरसों मील की खपत का अनुमान 50,000 टन से बढ़ाकर 2,20,000 टन कर दिया गया। यानी यहां भी अनुमान में 4.5 गुना के आसपास का उछाल आया है। इंडोनेशिया की ये अतिरिक्त डिमांड पूरी तरह आयात से पूरी होने की उम्मीद है और यहां सीजन के अंत में अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक लगभग 0 के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं 2026-27 के लिए भी इंडोनेशिया की खपत का अनुमान 75,000 टन से बढ़कर 1,20,000 टन किया गया।
यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। दक्षिण पूर्व एशिया अब ग्लोबल सरसों मील मार्केट के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण डिमांड सेंटर बनता जा रहा है। वियतनाम और इंडोनेशिया की बढ़ती खरीद से एक्सपोर्टर्स के लिए नया बाजार खुल सकता है। चीन और कनाडा इन देशों को सरसों मील की सप्लाई करने वाले प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं, जबकि वियतनाम के बाजार में चीनी सप्लाई कनाडा से काफी ज्यादा है। इस बढ़ती डिमांड का असर सिर्फ सरसों मील तक सीमित नहीं रह सकता। फीड इंडस्ट्री की डिमांड मजबूत रहने पर अलग अलग प्रोटीन मील के बीच भी कंपटीशन यहां बढ़ सकता है, जिससे ग्लोबल ऑयलसीड मार्केट में प्राइस सेंटीमेंट को सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल वियतनाम में पहले से ही पशु और एक्वाकल्चर फीड की मांग मजबूत है और यूएसडीए की रिपोर्ट्स में भी वहां प्रोटीन मील की डिमांड को बढ़ती फीड जरूरतों से जोड़ा गया है। तो कमोडिटी बाजार में अब नजर डालेंगे, इस बात पर हम बना के रखेंगे कि वियतनाम और इंडोनेशिया की अतिरिक्त डिमांड आने वाले महीनों में वास्तविक खरीद में कितनी बदलती है और इसका असर सरसों मील के साथ सोया मील जैसे दूसरे फीड प्रोटीन मार्केट्स पर कितना पड़ेगा। चलिए अब बात उस खाने की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चिप्स, बिस्किट, नमकीन और दूसरे पैक्ड फूड। अब चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट या फिर नमकीन का पैकेट, खरीदने से पहले ही आपको पता चल सकता है कि अंदर कितना चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट छिपा है। तो क्या अब पैकेट के सामने ही साफ साफ दिखेगा कितना मीठा, कितना नमकीन और कितना नुकसानदेह? आइए समझते हैं पूरा मामला। लेकिन इस पैकेट के अंदर कितना चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट है, इसकी जानकारी कस्टमर को सामने से साफ दिखाई देनी चाहिए या फिर नहीं। इस सवाल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई से साफ कह दिया है कि मामला सिर्फ लेबलिंग का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सेहत और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अदालत ने फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी को लेकर सरकार की देरी पर नाराजगी भी जताई और सवाल किया कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। दरअसल डिमांड है कि पैक्ड फूड के सामने वाले हिस्से पर ही साफ साफ चेतावनी दी जाए कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है। अभी पैकेट पर पोषण से जुड़ी जानकारी दी जाती है, लेकिन अक्सर ये जानकारी पीछे या छोटे अक्षरों में होती है। ऐसे में कस्टमर के लिए खरीदारी के समय तुरंत ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें इन चीजों की मात्रा कितनी है। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का मकसद ही यही है कि ग्राहकों को पैकेज खोलने या बारीकी से लेबल पढ़ने से पहले ही जरूरी जानकारी सामने आ जाए। 13 अगस्त की सुनवाई में जस्टिस जेबी पौडीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने एफएसएसएआई और केंद्र के रुख पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या सरकार और रेगुलेटर इस मामले में पहले दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या बड़े कॉरपोरेट हितों का दबाव फैसले को प्रभावित कर रहा है। कोर्ट का जोर इस बात पर भी ज्यादा दिखाई दिया कि निर्माताओं की व्यावसायिक चिंता से ज्यादा महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं का यह जानना जरूरी है कि वो क्या खा रहा है। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को भारत में उसी तरह लागू करना आसान नहीं है। खासकर भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर भी ऐसी चेतावनी लेबल लग सकते हैं। एफएसएसएआई की तरफ से चेतावनी लेबल के बजाय चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की अनुशासित दैनिक मात्रा को टेबल के रूप में दिखाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के पीछे रहने का आधार नहीं बनाना चाहिए। अदालत ने खास तौर पर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई है। पैक्ड और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की खपत बढ़ने के बीच कोर्ट ये चाहता है कि अभिभावक और कस्टमर खरीदारी के समय आसानी से ये समझ पाएं कि किसी उत्पाद में चीनी, नमक और फैट कितना है। यानी मामला सिर्फ ये नहीं कि पैकेज पर जानकारी हो, मुद्दा यह है कि जानकारी कितनी साफ, प्रमुख और आसानी से समझ आने वाली हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है फिलहाल कि वो फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल को लेकर अपना अंतिम फैसला अदालत के सामने रखे। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि अगर सरकार खुद कदम नहीं उठाती तो अदालत आगे जरूरी निर्देश जारी कर सकती है। यानी आने वाले दिनों में पैक्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यह बड़ा रेगुलेटरी बदलाव बन सकता है। अगर फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लागू होती है तो आने वाले समय में चिप्स, बिस्किट, नमकीन और दूसरे पैक्ड फूड खरीदते वक्त कस्टमर्स को पैकेट के सामने ही पता चल सकता है कि उसमें चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट का स्तर कितना है। तो फिलहाल अनाज अड्डा में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।